सो वेलकम गाइस, वेलकम टू डे 60 ऑफ आर डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम। और जैसा आप सभी को मालूम है कि ये हमारा एक प्रोग्राम है यूपीएससी के वेरियस एग्जाम में पूछे हुए पीवाईक्यूज को रिसर्च करने का। और इसी पीवाईक्यू की सीरीज में ठीक है, जो इकोनॉमी है, स्पेशली जिनकी इकोनॉमी कमजोर है या फिर इकोनॉमी का अगर रिवीजन करना हो तो रिवीजन स्पेशली जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उसके लिए ये अभी आजकल सीरीज चली हुई है। अल्टरनेट डे पे ठीक है, एक दिन पे हमारे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं और एक दिन हमारे इकोनॉमी के क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये अभी 2022 में इन्होंने पूछा हुआ क्वेश्चन था इकोनॉमी का, बहुत ही ठीक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो इधर, ठीक है, ऐसे ही 2023 में इन्होंने पूछ लिया था कि इनमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होगा। एक ही कॉन्सेप्ट पे ये बार बार पूछ रहे हैं। ये देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्होंने 2023 में भी पूछा था कि कोई कंपनी, कोई फर्म अगर इन्वेस्ट कर रही है इन चीज़ों में तो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें क्या क्या चीज़ें होगी, क्या मेलिंग लिस्ट क्रिएट करना, राइट। वो वाला जो क्वेश्चन आया था वो भी सेम कॉन्सेप्ट से था। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इधर कि विद रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ठीक है, अब ये सरकार में फोकस नहीं कर रही है भाई साहब, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनीज पे उनके बेसिस पे क्वेश्चन दे रहा है कि एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेफिनेटली यस, और यही ऑप्शन उन्होंने 2023 में दे दिया था। 2023 में सेम क्वेश्चन था कि मशीनरी को एक्वायर करना इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस, राइट, 2023 में सेम ऑप्शन था। दूसरा कि डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो भाई साहब, हम ऑलरेडी ये चीज़ें देख चुके हैं कि स्पेशली जहाँ भी आपकी जो डेट फाइनेंसिंग मीन्स कि आप जो है बेसिकली फाइनेंसिंग का यहाँ पे मतलब क्या है। डेट फाइनेंसिंग का मतलब है कि आप जो डेट कहीं पे लेके रखे हुए हैं, राइट, तो उस डेट पे आपको जो इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, उस इंटरेस्ट को पे करना, दैट इज बेसिकली, यहाँ पे ये कह रहा है कि इज इट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नो, इट इज़ नॉट ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो भी आपकी रिकरिंग पेमेंट्स होती है जिसमें आपके एसेट और लाइबिलिटी पे कोई खर्च, ठीक है, फाइनेंसिंग की बात यहाँ पे हो रही है, समझ रहे हो, डेट फाइनेंसिंग। सो डेट फाइनेंसिंग इज बेसिकली यू आर पेइंग इंटरेस्ट फॉर दैट। तो जहाँ पे भी आपके एसेट या लाइबिलिटी पे कोई, ठीक है, कोई फर्क ना पड़ रहा हो, आप डायरेक्टली अगर कोई रिकरिंग पेमेंट कर रहे हो किसी चीज में, दैट इज कंसिडर्ड एज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो ये तो आपका यहाँ से गया सेकंड ऑप्शन। दूसरा कि इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नो, ये उल्टा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब समझ रहे हो। इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब है कि यू आर बेसिकली रेजिंग द कैपिटल, ठीक है। आप अगर इक्विटी को शेयर है ना, अपने शेयर को बेच के अगर कहीं कैपिटल रेज कर रहे हो तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो ये इस वजह से आपका सेकंड ऑप्शन इसका गलत हो जाता है। आंसर इज वन ओनली, राइट। सो बहुत सारी जगह पे ये कुछ इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है कि डेट फाइनेंसिंग का मतलब ये हुआ कि यू आर बेसिकली टेकिंग लोन फ्रॉम समवेयर, राइट। तो लोन लेना, डेफिनेटली अगर आप कहीं से लोन ले रहे हो, ठीक है, लोन ले रहे हो या फिर लोन अगर दे रहे हो तो आपकी एसेट और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, राइट। एसेट और लाइबिलिटी में उसका फर्क होता है। सो उस सेंस में ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाना चाहिए, राइट। लेकिन ये बिल्कुल भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इक्विटी फाइनेंसिंग तो नहीं आएगा, राइट। डेट भी आपका एक तरीके से मतलब जो इक्विटी फाइनेंसिंग होती है, मान लो आपने कहीं से शेयर बेचे तो शेयर में आपका डेट तो क्रिएट नहीं हुआ, लोन क्रिएट नहीं हो रहा है शेयर को बेच के किसी भी तरीके से। सो दैट इज बेसिकली नॉन डेट, ठीक है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट, वो उसमें आता है। तो इक्विटी तो फॉर श्योर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आएगा। मान लो अगर आप किसी का शेयर कर रहे हो, है ना, किसी की शेयर खरीद रहे हो या फिर अपना ही शेयर बाय बैक कर रहे हो, अगर उस चीज को आपने फाइनेंस करना है तो डेफिनेटली वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आएगा। यहाँ पे डेट फाइनेंसिंग को आप कैसे कंसिडर करते हैं ये डिपेंड करता है, राइट। सो इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर एट सम केसेस, प्रोवाइडेड कि यू कंसिडर डेट फाइनेंसिंग एज इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। देखो, कुछ चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप प्रिंसिपल दे रहे हो कहीं पे, डेट है आपका, ठीक है, उसका जो आपका, ठीक है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट इज कंसिडर्ड एज योर कैपिटल अमाउंट, ठीक है, वो कैपिटल है प्रिंसिपल। लेकिन इस पे अगर आपको कोई, ठीक है, इंटरेस्ट आ रहा है, अगर आप कहीं इंटरेस्ट पे कर रहे हो या फिर आपको इंटरेस्ट वापस आ भी रहा है, दैट इज नॉट बेसिकली योर कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल रिसीट, दैट इज योर रेवेन्यू। वाई? बिकॉज यहाँ पे रेकरिंग पेमेंट्स हो रही है, रेकरिंग पेमेंट आ रही है या फिर जा रही है, राइट। इससे आपके एसेट लाइबिलिटी पे
इंटरेस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रिंसिपल कैन बी कंसिडर्ड एज योर कैपिटल अमाउंट, राइट, कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल रिसीट। प्रिंसिपल आप ले रहे हो तो कैपिटल रिसीट डेट क्रिएटिंग, प्रिंसिपल अगर आप दे रहे हो तो कैपिटल रिसीट, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर डेट। सो दिस इज बेसिकली, और यही फॉर्मूला आपके जो है गवर्नमेंट्स पे भी लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टुवर्ड्स। अब देखो यहाँ पे बहुत लॉजिकल जैसी ये स्टेटमेंट्स हैं और बहुत कॉमन स्टेटमेंट्स हैं कि अ शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टुवर्ड्स गवर्नमेंट बोरोइंग्स। दूसरा देखो, डेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट मार्केट रेटेड, ठीक है, मार्केट रेट्स, ऑक्शंस फ्रॉम द लार्ज फॉर्म द लार्ज कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन इंटरनल डेट। भाई देखो ये स्टेटमेंट यहाँ पे देखो, लार्ज कंपोनेंट, ठीक है, अ शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स, समझ रहे हो, यहाँ ये नहीं पूछा है कि कितना शेयर। डेफिनेटली यार, आप जिस भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, इवन अगर आप म्यूचुअल फंड में भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका भी एक हिस्सा उनको मैंडेटरली म्यूचुअल फंड्स को ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर, बेसिकली जो भी उनके पास डिपॉजिट्स आए हुए हैं, उनका एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ हिस्सा उन्हें गवर्नमेंट बॉन्ड पे लाना ही लगाना ही पड़ेगा। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट बॉन्ड्स सिक्योर होते हैं, ठीक है, दे आर सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स। तो डिपॉजिटर का पैसे का एक हिस्सा उन्हें इसमें लगाना ही पड़ता है ताकि डिपॉजिटर के पैसे को सिक्योरिटी वो दे के रखे, राइट। तो इवन अगर म्यूचुअल फंड भी आप ये सब कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो बाकी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एफडी वगैरह कहीं पे कर रहे हैं, राइट, कोई दूसरे तरीके के हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग जो आपकी रहती है, तो वो सेविंग्स का एक हिस्सा तो जाएगा ही जाएगा गवर्नमेंट बोरोइंग पे। समझ रहे हो बात को? सो ये तो एकदम प्लेन स्टेटमेंट है। दूसरा कि डेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट मार्केट रेट्स इन ऑक्शंस फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट। कितना लार्ज ये पूछा ही नहीं है। लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट, यस, डेटेड सिक्योरिटीज इन फैक्ट इंटरनल डेट का वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्शन ये कवर करती है, तो है ना, लार्जेस्ट पोर्शन। सो दिस इज वन एंड टू ओनली, राइट। डेटेड सिक्योरिटी का मतलब होता है नॉर्मली उन सिक्योरिटीज को हम कहते हैं जिनकी टर्म 3 ईयर से ज़्यादा की होती है, राइट। जिनकी टर्म 1 ईयर से कम की होती है, जिन सिक्योरिटीज को, उनको हम टी बिल्स कहते हैं, ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। और जिनकी, है ना, 1 साल से कम की हम ये देख रहे हैं, 1 साल से कम की मतलब 91 दिन, ठीक है, 182 डेज एंड 364 डेज, दिस इज द टेन्योर ऑफ योर टी बिल्स। टी बिल से भी नीचे के जो बिल होते हैं, ठीक है, जो 90 दिन से कम की डेट के लिए इशू किए जाते हैं, दैट इज बेसिकली योर कैश मैनेजमेंट बिल्स, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली, आई मीन दीज आर कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिफरेंट टेन्योर के गवर्नमेंट बॉन्ड्स। डेटेड सिक्योरिटी 3 साल से ऊपर की बॉन्ड्स को हम नॉर्मली कहते हैं, और इनका सबसे बड़ा शेयर है, ये बिल्कुल सही बात है, इन बॉन्ड को इशू करके सरकार जो है लोन लेती है। सो वन एंड टू, अब यहाँ से हमने थोड़ी, ठीक है, थोड़ी रिवर्स इंजीनियरिंग या फिर कहें थोड़ा रिवीजन करना है। नंबर वन, वो यहाँ से ये पूछ सकते हैं कि सरकार का, मान लो जितना भी आज डेट टू जीडीपी रेशो है, दैट इज अराउंड 80% के आसपास हमारा जो है आजकल डेट टू जीडीपी रेशो चल रहा है। अभी मैं पढ़ ही रहा था, ये रिसेंटली कम हुआ है, राइट। कोविड के टाइम पे ये 80% तक पहुंच गया था, जिसमें कि अराउंड 60% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का था, ठीक है, डेट टू जीडीपी रेशो, और इसमें लगभग लगभग आपका 20% स्टेट गवर्नमेंट का था, राइट। तो ये इतना ज़्यादा पहुंच गया था इवन, ठीक है, ये 89 तक भी पहुंच गया था कोविड के टाइम पे, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी ये काफ़ी, ठीक है, काफ़ी नीचे आ गया है, और अराउंड 54% के आसपास। मैं अभी लेटेस्ट ये इकोनॉमिक टाइम की न्यूज़ देख रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट है, डेट टू जीडीपी रेशो, मतलब टोटल हमारी जितनी जीडीपी की वैल्यू है उसका कितना हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का है और कितना हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का है। तो लगभग ये आपको याद रखना है कि यस, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है इट इज़ ग्रेटर देन स्टेट गवर्नमेंट। नंबर वन, आपको ये ध्यान में रखना है, राइट। नंबर दो आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो इंडिया में, राइट, जो इन टोटल इंटरनल डेट है, जो टोटल इंटरनल डेट है, उस टोटल इंटरनल डेट में, ठीक है, सॉरी, जितना टोटल डेट प्रोफाइल है, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो जो भी गवर्नमेंट का डेट है, ठीक है, गवर्नमेंट का डेट है, उस गवर्नमेंट के डेट में इंटरनल डेट ज़्यादा है और एक्सटर्नल डेट कम है। एक्सटर्नल डेट तो भाई साहब इंडिया का, जो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशो थी वो मैं देख रहा था, ठीक है, अगर सिर्फ गवर्नमेंट की एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशो देखें तो दैट वाज अराउंड 2.6% ओवरऑल। क्योंकि एक्सटर्नल डेट जितना हमारा निकला हुआ है, जितना हमारा टोटल एक्सटर्नल डेट है, राइट, उसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट का नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर का है, ये ध्यान में रखना है। तो एक्सटर्नल डेट प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा है। और एक्सटर्नल डेट के बारे में एक बात और ये भी ध्यान में रखनी है कि जो लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म डेट लॉन्ग टर्म डेट ज़्यादा है, शॉर्ट टर्म डेट कम है। इसीलिए कहते हैं कि भारत की जो जो भी डेट प्रोफाइल है ये काफ़ी मैच्योर है। क्यों? नंबर वन,
सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा शेयर है कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, नंबर वन इसलिए, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली मोर रिस्पॉन्सिबल है और मोर रिसोर्सेज इसके पास रहती है। दूसरा, हमारा जो इंटरनल डेट है, इंटरनल डेट इज मोर देन एक्सटर्नल डेट। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है, इट मीन्स एक्सटर्नल जो शॉक्स हैं उससे हम और ज़्यादा प्रिवेंटेड है, राइट। तीसरी जो इंडिया की डेट प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करता है वो ये कि जितना भी हमारा डेट है उसमें लॉन्ग टर्म डेट ज़्यादा है, शॉर्ट टर्म डेट कम है। इट मीन्स हमें जल्दी जल्दी में वो पे बैक नहीं करना है, ठीक है। पाकिस्तान की तरह हमारा मामला नहीं है। लॉन्ग टर्म डेट है, आराम से पे कर सकते हैं, एंड लॉन्ग टर्म डेट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द कंट्री। तो लॉन्ग टर्म प्लान में हम जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज वाई आंसर भी आपका ये सी यहाँ पे करेक्ट है। और ये इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। दिस वाज अ शॉर्ट रिवीजन ऑफ द डेट प्रोफाइल ऑफ इंडिया। अगेन ये देख लो, ठीक है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है, इन्होंने स्कीम से 2023 में भी दो स्कीम्स इन्होंने पूछी थी। आई थिंक मातृवंदना योजना पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है। तो जो आपके नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंडर आपके आ रहा है, राइट, वो उसके बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट पूछी हुई है कि प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्ट इट, नंबर वन। नंबर दो, एज इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। लैंग्वेज पे ध्यान दो कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। इट मीन्स आप सिटीजन्स को एक तरीके से फोर्स कर रहे हैं कि आप डिजिटल प्रोफाइल अपनी बनाओ ही बनाओ। एक्चुअल में इसमें, ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में कई कंपोनेंट है। नंबर वन, फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ डिजी डॉक्टर, ठीक है, डिजी डॉक्टर, ठीक है। ये डिजी डॉक्टर बेसिकली एक ऑनलाइन, ठीक है, टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन सर्विस, और डॉक्टर की इसमें प्रोफाइल इसमें क्रिएट की जाएगी, तो हर डॉक्टर की आईडी बनेगी। दूसरा इसमें है, ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड बनेंगे, हर एक इंडिविजुअल की कोशिश की जाएगी। अगेन ये जो भी आपकी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत जो भी किसी इंडिविजुअल की या सिटीजन की आईडी बनेगी वो उसके कॉन्सेंट पे बनेगी। तो फोर्स्ड कुछ भी नहीं है इसमें, ये कॉन्सेंट बेस्ड पूरा मैकेनिज्म है, राइट। यू कैन नॉट फोर्स समवन टू हैव ऑनलाइन और डिजिटल प्रेजेंस। तो ये इसके पीछे का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसीलिए ये दो स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट हटाओ, सेकंड स्टेटमेंट हटाओ, आंसर इज थ्री ओनली, राइट। ये क्योंकि सारे प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स के लिए मैंडेटरी नहीं है। क्योंकि देखो टोन इसकी समझो, हालांकि इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स इंक्लूडेड है, पब्लिक हॉस्पिटल्स इंक्लूडेड है, बट सारे प्राइवेट सारे पब्लिक हॉस्पिटल्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो ये टोन इसकी देखो, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्टेड, नो, देयर आर ओनली शेड्यूल्ड पब्लिक हॉस्पिटल्स ओनली, ठीक है, अराउंड आपके जो टर्शरी केयर्स हैं, ठीक है, उनको टर्शरी, सेकेंडरी और टर्शरी केयर है हॉस्पिटल्स हैं, उनके स्टाफ, उनके हॉस्पिटल को ही इसमें जो है मेनली कवर किया जा रहा है, राइट। तो इनफैक्ट इसमें एक एक अच्छी बात ये भी है कि जो भी इसमें प्रोफाइल्स बनेगी उसमें इवन आपकी जो एक रजिस्ट्री भी बनेगी, राइट, रजिस्ट्री बनेगी कि जितने भी हॉस्पिटल्स में लॉजिस्टिक्स हैं, ठीक है, लॉजिस्टिक्स एक्सेट्रा हैं, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल बेड वगैरह की सुविधाएं हैं, इसमें एक ऐसी रजिस्ट्री बनेगी ऑनलाइन जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि कौन से हॉस्पिटल में बेड खाली है, कौन से में, ठीक है, खाली नहीं है। तो एक तरीके से कई हॉस्पिटल्स में ओवर क्राउडिंग रहती है, कईयों में नहीं रहती है, तो वो बर्डन को शिफ्ट करने का भी इसमें मैकेनिज्म साथ में तैयार किया जाएगा, समझ रहे हो। सो दिस इज बेसिकली योर एवरीथिंग अबाउट योर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। नेक्स्ट आते हैं कि देखो ये अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी इससे करंट अफेयर से इसे कुछ भी लेना देना नहीं है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट। अब देखो इस स्टेटमेंट को समझो, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व का मतलब होता है, इसको हम दूसरे टर्म्स में कहते हैं टेपर टेंट्रम, ठीक है, टेपर टेंट्रम या फिर फेड टेपरिंग टेंट्रम, इसी को हम फेड टेपरिंग भी कहते हैं, राइट। टेपर टेंट्रम क्या होता है, यूएस फेडरल रिजर्व जब अपना जो फेडरल रेट है, फेड रेट है, राइट, फेड रेट को जब ये हाइक कर दे, जैसे आरबीआई इंडिया में मान लो रेपो रेट को बढ़ा दे, ठीक है, रेपो रेट को जैसे ही वो बढ़ाएंगे इट मीन्स इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं पूरी इकोनॉमी में, ऐसे ही फेडरल रेट जैसे ही बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा पूरा यूएस की इकोनॉमी में। तो यूएसए का इन्वेस्टर जो पहले इंडिया आकर के इन्वेस्ट कर रहा था, और इंडिया जैसी मार्केट में जहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत है, फ्लक्चुएशन भी तो है, इंडिया ग्रोइंग मार्केट, जितनी ज़्यादा ग्रोइंग होगी उसमें फ्लक्चुएशन बहुत है, इन्फ्लेशन के रिस्क बहुत होते हैं, राइट। तो वो जो इन्वेस्टर इंडिया आ रहा था डेफिनेटली अब वो यूएस से वापस जाएगा, क्यों, क्योंकि इसे अच्छे रेट ऑफ रिटर्न वहाँ पे मिल रहे हैं, फेडरल रिजर्व अच्छे रेट ऑफ रिटर्न वहाँ देगा, तो वहाँ की गवर्नमेंट बॉन्ड पे वो इन्वेस्ट करेगा, वहाँ के, ठीक है, एफडीज पे वो इन्वेस्ट करेगा, अपने बैंकों पे वो इन्वेस्ट करेगा, तो डेफिनेटली इट विल लीड टू कैपिटल फ्लाइट फ्रॉम इंडिया, समझ रहे हो। दूसरा, इस सिंपल चीज़ों को ऐसे बॉक्स बना करके सोचा करो। दूसरा कि capital flight may increase the interest cost of firm with existing external commercial borrowings। बिल्कुल सही बात है कि अगर इवन आपकी कैपिटल फ्लाइट जैसे ही होगी, राइट, कैपिटल फ्लाइट जैसे इंडिया से होगी,
तो डेफिनेटली जो आपकी फर्म्स हैं इनको अब एक्सटर्नल, क्योंकि कैपिटल फ्लाइट वो कई तरीके की हुई हो सकता है, ठीक है, जो यूएसए का इन्वेस्टर है वो शेयर मार्केट के थ्रू इनमें इन्वेस्ट कर रहा हो सकता है उसने अपनी एफडीआई, सॉरी, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो पहले यहाँ पे कर रखी हो, बाद में इसने विड्रॉ कर दिया हो। इट मीन्स इनके पास इन्वेस्टमेंट का क्रंच आ जाएगा। या फिर हो सकता है इसने, ठीक है, लोन भी दे रखा हो कंपनीज को, अब उसने अपने, ठीक है, जो भी उसने एसेट इसमें लगाने थे वो इसने अपने वापस, ठीक है, अपने हाथ बेसिकली इन्वेस्टमेंट से पीछे खींच लिए। तो अब कैपिटल फ्लाइट जैसे ही होगा तो भारतीय जो फर्में हैं वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के लिए जाएगी, इन्हें डॉलर तो चाहिए ही चाहिए, तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के लिए जाएगी। वो अब बोरोइंग का रास्ता ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, वो अपनाएगी। और जैसे ही वो बोरोइंग का रास्ता ज़्यादा अपनाएगी, डेफिनेटली जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ेगी, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आपकी इंक्रीज होगी। समझ रहे हो? देन डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क। नहीं भाई, ये उल्टी उल्टी बात है। डीवैल्यूएशन ऑफ, ठीक है, करेंसी का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है, sorry, devaluation, there is a difference between devaluation and depreciation. Depreciation is basically जब naturally आपके इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से जब करेंसी की वैल्यू घट रही हो, दैट इज योर डेप्रिसिएशन। डीवैल्यूएशन इज अ काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन जो कि इंटेंशनल होता है, ठीक है, सरकार खुद करती है डीवैल्यूएशन। फॉर एग्जांपल 1971 में इंदिरा गांधी जी ने इंडिया की करेंसी की डीवैल्यूएशन की थी, और चाइना को बार बार माना जाता है कि चाइना इज डीवैल्यूएटिंग इट्स ओन करेंसी। क्यों? ताकि जितनी भी हमारी करेंसी की जितनी वैल्यू कम होगी, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ता है। और वो कैसे होता है, प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी मैंने बता दिया हुआ है, पिछली वीडियोज एक बार जाकर के देखो, राइट। एक्सपोर्ट बढ़ता है जितनी कम आपकी करेंसी की वैल्यू होगी कंपेयर टू अदर करेंसीज, राइट। तो डीवैल्यूएशन अगर आप डोमेस्टिक करेंसी का करोगे तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के रिस्पेक्ट में इसकी जो रिस्क है वो बढ़ती है, घटती नहीं है। समझ लो, रिस्क बढ़ता है। वो कैसे बढ़ता है भाई साहब? पहले आपने मान लो आपने $1 इक्वल टू 100 रुपीज पे आपने लोन लिया था। अब आपने डीवैल्यूएट कर दी इंडियन रुपी, अब ये हो गया $1 इक्वल टू 150 रुपए। समझ रहे हो? हमने लोन कितने का लिया था? 100 रुपए का। पे बैक कितने का करना पड़ रहा है? 150 रुपया। क्यों? क्योंकि भाई साहब, है ना, आपकी करेंसी डीवैल्यूएट हो गई। तो डेफिनेटली एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के लिए डोमेस्टिक करेंसी रिस्क इसमें बढ़ता है, जो जो भी लोग बोरो करेंगे, राइट। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट, द फंडा, 1 and 2 इज द आंसर। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। बस यही पता होना चाहिए आपको कि जो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग्स है ये सेबी इसको रेगुलेट करता है। सीधी बात, सीधी बात। बेसिकली क्रेडिट रेटिंग्स जो है ये आपके स्पेशली जो बॉन्ड मार्केट है, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड है नॉर्मली उसके लिए आपकी जो है क्रेडिट रेटिंग दी जाती है, ठीक है। और यही इस साल क्वेश्चन भी आया था, जा करके देख लेना भाई। सेम कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 2023 में उन्होंने पूछा था कि इनमें से कैपिटल मार्केट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है। क्वेश्चन पूछा था ना कि कैपिटल मार्केट में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, क्या गवर्नमेंट बॉन्ड इसमें कैपिटल मार्केट में आता है ना। उन्होंने एक ऑप्शन उसमें आई थिंक वो क्या बोलते हैं, टी बिल्स का भी दे रखा था, राइट। ऐसे करके इन्होंने कुछ एक चीज़ें पूछी थी। मनी मार्केट में कौन है, कैपिटल मार्केट में कौन है। नॉर्मली कैपिटल मार्केट में वो सारी चीज़ें आती है जो लॉन्ग टर्म की हो, जो लॉन्ग टर्म की हो, नंबर वन, ठीक है, जिनकी टर्म 1 साल से ज़्यादा की हो, उसे हम कैपिटल मार्केट में कंसिडर करते हैं, नंबर वन। नंबर दो, जो इक्विटी से डील कर रहा हो। समझ रहे हो? जो इक्विटी से डील कर रहा हो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन कैपिटल मार्केट। जो इन दोनों सी चीज़ों से डील नहीं कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक तरीके से जो टी बिल है, टी बिल एक तरीके से बॉन्ड ही है, लेकिन वो कैपिटल मार्केट में हम उसे कंसिडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसकी जो टर्म है वो 1 साल से कम की है। समझ रहे हो बात को? इसे हम मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट कंसिडर करते हैं। ऐसी ही चीज़ें जो है उसने पूछी हुई है। ये सिमिलर कॉन्सेप्ट पे अब देखो, क्योंकि ये जितने भी सोवरेन क्रेडिट रेटिंग होती है नॉर्मली ये क्रेडिट रेटिंग बॉन्ड्स के लिए दी जाती है, ठीक है, सोवरेन बॉन्ड्स के लिए दी जाती है। तो उसी बेसिस पे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उनको सेबी इंडिया में रेगुलेट करती है, आरबीआई नहीं कर रहा होता है। आंसर इज दिस। ये आपको पता होना ही नहीं चाहिए कि ब्रिक वर्क रेटिंग डेफिनेटली इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, लेकिन आपको पता होना ही नहीं चाहिए था, राइट। और रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज आईसीआरए, ये क्यों जरूरी है जब आपको ये फंडामेंटल बेसिक फंडा, ठीक है, पहले अगर पता हो तो। अब देखो ये उस टाइम का जो इकोनॉमिक सर्वे इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस साल नहीं आया शुक्र मानो, लेकिन पिछले साल का हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। अब ये जो 2022 का इकोनॉमिक सर्वे था, उस इकोनॉमिक सर्वे से ये चीज़ उठाई हुई है। 2022 का मतलब कि जो 2022 में आया था सर्वे, ये 21 का है, राइट। तो उसमें चैप्टर था स्पेशली जो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग है, इंडिया की जो बॉन्ड्स हैं उनको पुअर रेटिंग में रखा गया था, ठीक है। तो यही इसी वजह से सोवरेन क्रेडिट रेटिंग्स जो है न्यूज़ में थी इस पूरे, ठीक है, जो उस टाइम के हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, मैं उनका नाम भूल गया,
उन्होंने यही कोशिश करी थी इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे में दिखाने की कि जो हमारा एक्सटर्नल परसेप्शन है हमारे बॉन्ड्स का वो गलत है, ठीक है। और उन्होंने बकायदा ये भी बताया था इस पूरे चैप्टर में कि सेम चीज़ जो इंडिया के लिए किया इन्होंने, कि इंडिया की क्रेडिट रेटिंग बहुत घटा दी है। फॉर एग्जांपल जो राइट, जो मूडीज हो गया, फिच हो गया, इन्होंने इंडिया की क्रेडिट रेटिंग काफ़ी घटा दी थी। तो इन्होंने एग्जांपल दिया चाइना का कि भाई साहब जो हम आज फेस कर रहे हैं चाइना 1990s में ऑलरेडी फेस कर चुका है, कि इनकी पहले क्रेडिट रेटिंग बढ़ाई 1990s में घटाई, जैसे ही चाइना ग्रो होने लगा, ग्रोथ का मैट्रिक्स, ठीक है, ग्रोथ कर्व चाइना का ऐसा था, क्रेडिट रेटिंग का ऐसे नीचे जा रहा था, समझ रहे हो। तो इन्होंने ये बताया बकायदा कि चाइना के साथ भी इन्होंने इतनी ही बदतमीजी की है। तो ये एक तरीके से वेस्टर्न डाइकोटॉमी को एक तरीके से उनकी आप कह सकते हैं कि उनका जो एक इल्यूजन है, इल्यूजन ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ वेस्ट, फाइनेंशियल सुपीरियरिटी ऑफ वेस्ट, उसी को रीअफर्म करने का ये एक उनकी कोशिश थी। तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन देखे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। अगर आपको, ठीक है, कैसे ये पूरी डिस्कशन लगी। साइंस एंड टेक में अगर आपका, ठीक है, मन है कोर्स ज्वाइन करने का, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 2000 रुपीज़ इज़ द ज्वाइनिंग फीस ऑफ द कोर्स, और एंटायर साइंस एंड टेक उसमें कवर हो रहा है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू।